दहशत ज़दा नावल का ये 19वां पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो बढ़ते हैं 19वें पार्ट की तरफ। मैं लड़खड़ा गया, संभल कर फिर दौड़ पड़ा। गोदाम नुमा इमारत जानवरों का बाड़ा था, जहां इस वक्त कोई भी जानवर नहीं था। कोने में मवेशियों के चारे के ढेर लगे हुए थे। छत पर एक बिजली का बल्ब रोशन था। मैं चारे के ढेर के ऊपर बेदम होकर गिर पड़ा। मेरा सांस फूल रहा था। मुझे अपना जिस्म गर्म होता महसूस हुआ। मैंने सर उठाकर अपने हाथों को देखा। मेरे हाथों पर स्याह बाल उग आए थे। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मेरा चेहरा बालों से भर गया था और किसी बनमानस का चेहरा मालूम होता था। मेरे हलक से दहशत के मारे चीख निकल गई। ये किसी खौफनाक जंगली दरिंदे की चीख थी। इसके बाद मेरी इंसानी सोच का बल्ब फ्यूज हो गया। अब मैं एक खूनख्वार जानवर था। मुझे इंसानी खून की बू का एहसास हुआ। ये किसी कवारी लड़की के मीठे खून की बू थी। इस बू ने मुझे दीवाना कर दिया। मैं उठकर गोदाम से बाहर निकल आया और जिस तरफ से खून की बू आ रही थी, इस तरफ चलने लगा। मैं झुककर जानवरों की तरह चल रहा था। मेरी इंसानी महसूसात माहूफ हो चुके थे। इसकी जगह जानवरों की जबलत बेदार हो गई थी। रात की तारीकी चारों तरफ थी। दूर दूर मालसेस शहर की इमारतें थी, जिनमें रोशनी हो रही थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद रुककर जानवरों की तरह मुंह इधर उधर घुमाकर इंसानी खू की बू लेता और जिस तरफ से बू आ रही थी, इस तरफ चलने लगता। मैंने देखा कि मैं एक बागीचे में आ गया हूँ। यह इसी होटल का बागीचा था जहां मैं सलोमी के साथ ठहरा हुआ था। यह सब कुछ मुझे बहुत धुंधला धुंधला सा याद आ गया था। मेरी इंसानी यादें गुनाह और अजाब के अंधेरों में गुम हो रही थी। मैं होटल के बरामदे में सतून के पास आकर खड़ा हो गया। किसी औरत के मीठे खून की बू सामने वाले कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुला था। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैं अभी अभी इसी कमरे से निकलकर बाहर गया था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं बनमानस की तरह झुककर कमरे में इधर उधर तकने लगा। यहाँ खून की बू बड़ी तेज थी। धीमिया सुर्ख रंग का बल्ब रोशन था। इसकी रोशनी में इस कमरे की हर शे सुर्ख हो रही थी। बिस्तर पर एक लड़की गहरी नींद सो रही थी। यह सलोमी थी। एक लम्हे के लिए मुझे डूबती हुई इंसानी हिस्स ने बताया कि यह सलोमी है, जो शराब के नशे में बेसुध है। इसके बाद मैं भूल गया कि यह लड़की मेरी दोस्त है। मैंने झुककर इसकी गर्दन को देखा, जो सीने से भी नीचे तक बेलिबास थी। मुझे सुर्ख सफेद खून की एक रग धड़कती दिखाई दी। मैंने अपने नोकीले दांत इस रग में चुभो दिए। मुझे मीठे खून का जायका महसूस हुआ। जाने कितनी देर तक मैं आहिस्ता आहिस्ता खून पीता रहा। जब तबीयत सैर हो गई तो मैंने सर पीछे कर लिया। जैसे ही मैंने सर पीछे किया, मैंने देखा कि सामने वाली दीवार में शगाफ नामुदार हो गया है और इस शगाफ में से धुआं निकलने लगा। फिर पाताली चुड़ैल नामुदार हो गई। इसके बालों भरे जिस्म और सर में से धुआं उमड़ रहा था। एक हाथ में सांप था और दूसरे हाथ के साथ चमगादड़ चमटा हुआ था। मेरे पांव जैसे मन भारी हो गए थे। अजीब बात है, तब मुझे पाताली से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। पाताली ने एक चीख मारी और फिजा में 10 फुट ऊपर उठकर इसने कमरे का एक चक्कर लगाया। मेरे सर के ऊपर आकर इसने सांप और चमगादड़ छोड़ दिए। मैं कालीन के फर्श पर कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ा। मेरी गर्दन की एक तरफ सांप और दूसरी तरफ चमगादड़ ने अपने नोकीले दांत गाड़ दिए और सलोमी का जो मीठा खून मैंने पिया था, वो इसे पीने लगे। पाताली चुड़ैल कमरे की छत से थोड़ा नीचे तैर रही थी और इसके हलक से दबी दबी डरावनी चीखें निकल रही थी। फिर वो एकदम सलोमी पर झपटी और इसकी गर्दन में अपने नोकीले दांत गाड़ दिए। यह खूनी खेल ना जाने कितनी देर तक जारी रहा। जब पाताली चुड़ैल ने सलोमी की गर्दन पर से मुंह उठाया तो इसके होंठ बल्ब की सुर्ख रोशनी में और सुर्ख और खून के रंग के हो गए थे। चमगादड़ और सांप भी मेरी गर्दन से अलग हो गए। पाताली चुड़ैल ने दोनों बाजू ऊपर उठाए। सांप और चमगादड़ इसके एक एक हाथ से लगकर चिमट गए।
पाताली चुड़ैल फिजा में तैरती हुई मेरे चेहरे के करीब झुक गई। इसके होठों से खून के कतरे टपक रहे थे। मैं कालीन पर साख्त हालत में लेटा इसे देख रहा था। पहले मुझे इससे दहशत हुआ करती थी, खौफ महसूस होता था, मगर अब यह दहशत और खौफ मुझसे अलग हो चुके थे। शायद मैं खुद भी शैतानी कुव्वतों का एक हिस्सा बन चुका था। अब शायद मुझ में और किसी शैतानी चुड़ैल में कोई फर्क नहीं था। पाताली चुड़ैल ने मेरी तरफ घूरते हुए एक डरावना कहका लगाया। इस कहके से मैं जरूर डर गया। मैंने आंखें बंद कर ली। पाताली चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी। इसके जिस्म से निकलकर जितना धुआं कमरे में जमा हो गया था, वो इसके जिस्म में बड़ी तेजी से वापस जा रहा था। पाताली ने अपनी अंगारा जैसी सुर्ख आंखों से मुझ पर एक अलविदाई नजर डाली, सर ऊपर को झटक कर हलक से एक चीख की आवाज निकाली और दीवार के शगाफ में घुस गई। कालीन के फर्श पर मैं सीधा पड़ा हुआ था। मेरा जिस्म भारी हो गया था, फिर मेरा जिस्म हल्का होना शुरू हो गया। मैं जल्दी से उठा। बिस्तर पर सलोमी की गर्दन पर जो छोटे सुराख नमूदार हुए थे, इन पर खून जम गया था। मुझे कुछ कुछ याद आने लगा कि ये लड़की मेरी जानी पहचानी है। मेरी इंसानी हसियात वापस आने लगी थी। सलोमी ने मुंह से हल्की सी आवाज निकालकर पहलू बदला तो मैं जल्दी से कमरे से निकल आया। मुझे इतना एहसास हो गया था कि इस हालत में मुझे सलोमी से दूर हो जाना चाहिए। बरामदा रात की खामोशी में खाली पड़ा हुआ था। मैं दौड़कर बागीचे में आ गया। मुझ पर ऐसी हालत तारी होना शुरू हो गई थी जैसे मेरे अंदर जो क़यामत खेज सैलाब आया था वो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था। अब मुझे पूरी तरह याद आ गया था कि मैं सलोमी के साथ रात क्लब में गया था और पिछले पहर को पाताली चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया था और मैं जिस अजाब से निजात के वास्ते कामनी के मशवरे पर कराची के मजलूब बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ था और फिर जिस मकसद के हसूल की खातिर मैं मजलूब बुजुर्ग की हिदायत पर फ्रांस में बतौर सियाह वारिद हुआ था, वो मकसद मुझसे मजीद लाखों मील दूर हो गया है और मैं अजाब के दलदल में और नीचे धंस गया हूँ। मैंने अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेर कर देखा। मेरा चेहरा अभी तक इसी तरह वहशी दरिंदे के बालों से भरा हुआ था। मेरे नत्थर जानवरों जैसे ही थे और हाथों पर भी बाल थे और मेरे नाखून छुरियों की तरह बाहर निकले हुए थे। मेरा इंसानी शाऊर वापस आ चुका था और मैं जानता था कि मैं जिस शक्ल में हूँ, इस शक्ल में मेरा इंसानों के करीब रहना बेहद खतरे का बाइस बन सकता था। मुझे वहशी दरिंदा समझकर कोई भी मुझे शूट कर सकता था। मैंने जानवर की तरह बागीचे की बाड़ फलांगी और फार्म के खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। खेत में एक जगह किसान ट्रैक्टर चला रहा था। इस वक्त सफेदा शहरी चारों तरफ नमदार हो चुका था। मैं दूसरे खेत की तरफ भागा। वहां अभी फसल उगाई जा रही थी। मेरे छुपने के लिए कोई आड़ नहीं थी। मैं इंसानों की तरह नहीं दौड़ रहा था, बल्कि किसी वहशी दरिंदे की तरह उछल उछल कर भाग रहा था। ट्रैक्टर के पीछे एक और आदमी चला आ रहा था। इसकी नजर मुझ पर पड़ गई तो वो वहीं खड़े होकर मुझे हैरत से देखने लगा। मैं दौड़ता चला गया। सामने एक कुशादा सड़क आ गई। यह हाईवे थी। इस पर ट्रक और ट्रेलर वगैरह चल रहे थे। मैंने भागकर सड़क अबूर की और एक देवहैकल ट्रक की जद में आते आते बचा। दिन की रोशनी काफी हो गई थी। सामने एक 3-4 मंजिला इमारत थी। एक तरफ से 3 लड़के साइकिलों पर सवार अचानक निकलकर मेरे सामने आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो डर कर साइकिलें छोड़कर भाग गए। एक लड़का हिम्मत करके मेरी तरफ आया। मैं जल्दी से सामने वाली इमारत में घुस गया। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि ये इमारत कैसी है। वो कोई हेल्थ सेंटर था। मैं एक राहदारी में था जिसकी दोनों जानिब कमरों के दरवाजे बंद थे। मुझे अपने पीछे आदमियों की आवाजें सुनाई थी। ये लोग मेरे पीछे आ रहे थे। मैं एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर एक मरीज बिस्तर पर लेटा शायद सो रहा था। एक सफेद कपड़ों वाली नर्स इसके पास कुर्सी पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। नर्स ने चौंक कर मुझे देखा तो इसके हलक से एक चीख निकली। किताब इसके हाथ से गिर पड़ी और वो पलंग की दूसरी तरफ जाकर दीवार के साथ लगकर कांपने लगी। मैं कमरे से बाहर निकलकर राहदारी में सामने की तरफ दौड़ने लगा। लोगों की आवाजें मेरे पीछे करीब से करीब होती जा रही थी। सामने एक कमरे का दरवाजा देखा तो मैं इस कमरे में घुस गया। ये कमरा खाली था। अलमारी में दवाइयों की शीशियां और डब्बे रखे हुए थे। मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी और कोने में पड़े हुए स्ट्रक्चर के नीचे छुप गया। खुशकिस्मती से एन इस वक्त मुझे एक झटका लगा।
میں سمجھ گیا کہ میں انسانی شکل میں واپس آنے لگا ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ دوسرا اور پھر تیسرا جھٹکا لگا۔ کمرے میں ایک بلب روشن تھا۔ تیسرے جھٹکے کے بعد میرا جسم جیسے ہلکا ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چہرہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر نگاہ ڈالی۔ میرے ہاتھوں کے بال اور نوکیلے ناخن غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے چہرے کے بال بھی غائب ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ الماری کے شیشے پر جھک کر میں نے اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے تھوڑا تھوڑا اپنے چہرے کا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی انسانی شکل میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی اتار دی اور باہر نکل گیا۔ باہر 3-4 نرسیں اور سفید کپڑوں والے ڈاکٹر اور وہی لڑکے جو سائیکلوں پر آ رہے تھے اور مجھے دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے تھے، راہداری میں دروازے کے باہر جمع تھے۔ جیسے ہی میں دروازہ کھول کر باہر نکلا، سب ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب انہوں نے کمرے میں سے ایک عام شکل والے انسان کو باہر آتے دیکھا تو میرے قریب آ گئے۔ 2-3 آدمی کمرے میں گھس گئے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی ابھی جو ایک درندہ نما آدمی کمرے میں گھسا تھا وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ لوگ فرانسیسی زبان میں مجھ سے کچھ دریافت کرنے لگے۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر اتنا معلوم تھا کہ وہ کمرے میں گھسنے والے درندے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے نفری میں گردن ہلاتے ہوئے انگریزی میں کہا، نو نو، اور میں عمارت کے بڑے دروازے کی طرف چلنے لگا۔ کسی کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ جس انسان نما جانور یا جانور نما انسان کی انہیں تلاش تھی وہ مجھ سے جدا ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا ہوٹل میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر آ کر دیکھا سلومی اپنے بستر پر نہیں تھی۔ باتھ روم میں سے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر آئینے میں دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک تھا۔ میں اپنی اصلی شکل و صورت میں واپس آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری عقل بھی واپس آ گئی تھی، لیکن اب اس عقل کی حالت کسی شکست خوردہ سپاہی کی طرح تھی۔ میں اپنی عقل سے اور عقل مجھ سے، ہم دونوں ایک دوسرے سے آنکھیں چار کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ تھے، لیکن میں زیادہ شرمسار تھا۔ میں زیادہ نادم تھا، کیونکہ میں نے عقل سے بے وفائی کی تھی، عقل کو بدنام کیا تھا، اور عین اس وقت عقل کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جب عقل کو ساتھ رکھنے کی اشد ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے زیادہ نقصان بھی مجھے پہنچا تھا۔ میں پہلے ہی ناقابل تلافی نقصان کی زد میں تھا۔ رات والے گناہ کے بعد میں پہلے سے بھی زیادہ ذلت آمیز پستی کی گہرائیوں میں گر چکا تھا۔ سلومی اپنے آدھے جسم کو تولیے میں لپیٹے باتھ روم سے باہر آئی تو مجھے میرے گناہوں کے پچھتاوے کچکوکے لگانے لگے۔ لیکن اس عورت کا اتنا قصور نہیں تھا۔ ایک طالب علم اگر امتحان میں فیل ہو جائے تو وہ اپنی ناکامیابی کا الزام اور اپنی ناکامیابی کی ذمہ داری امتحانی سوالات کے پرچے پر نہیں ڈال سکتا۔ سوالات کا پرچہ تو طالب علم کی لیاقت کو پرکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اصل قصور طالب علم کا اپنا ہے، جس نے اپنا وقت غفلت میں گزارا اور یہ کبھی نہ سوچا کہ اسے پڑھائی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دن اس کا امتحان لیا جائے گا۔ سلومی میرے امتحان کا ایک پرچہ تھا جس کو میں الزام نہیں دے سکتا تھا۔ قصور میرا تھا جو اس وقت غافل ہو گیا اور عقل سے کام نہ لیا، جس وقت بیدار رہنے اور عقل سے کام لینے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ خدا نے انسان کو عقل اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ وہ انسانیت کے ضابطہ اخلاق کی حفاظت کرے اور انسان برائی اور بھلائی، نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے۔ جس آدمی نے عقل کا ساتھ چھوڑ دیا، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ جانور پھر بھی تھوڑی بہت عقل سے کام لے لیتا ہے۔ انسان تو جب گرنے پر آتا ہے تو جانوروں سے بھی کہیں درجے نیچے گر جاتا ہے۔ میں ان ذلتوں کی گہرائیوں میں گرنے کے بعد پستیوں کا عذاب جھیل چکا ہوں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ان ذلتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں اور عقل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائیں بلکہ اسے بہشت بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ خدا آپ کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور آپ اپنے ہر فعل کے اس کے حضور جواب دہ ہیں، اور آپ کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ سلومی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میرا مسکرانے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں بادل نخواستہ ذرا سا مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلومی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بولی، تم کہاں چلے گئے تھے؟
میں نے کہا, यूं ही बाहर खुली हवा में निकल गया था. ड्रेसिंग टेबल मेरे करीब ही थी. सलोमी की गर्दन नंगी थी. इसे गौर से देख रहा था मैं. वहां मुझे किसी चमगादड़, किसी सांप के दांतों के निशान दिखाई ना दिए. यह भी एक तिरस्म ही था कि दिन के वक्त दांतों के निशान गायब हो जाते थे. अब मैं इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता था. मैं इससे अलग हो जाना चाहता था. मुझे मालूम था कि सलोमी मुझसे अलग होना गवारा नहीं करेगी और इसकी यही कोशिश होगी कि मेरे साथ ही रहे. मैंने इसे बताए बगैर इससे अलग होने का सोच लिया. अब तक सारा खर्च सलोमी ने ही उठाया था और मेरे पास फ्रांस की करेंसी में इतनी रकम थी कि मैं पेरिस जैसे महंगे शहर में 25 दिन रह सकता था और बहरी जहाज का किराया खर्च करके वापस भी जा सकता था. मगर मुझे पेरिस नहीं जाना था. मेरी जिंदगी का एक मकसद रह गया था और मेरी निजात का वाहिद रास्ता भी यही था कि जिस तरह से भी मुमकिन हो शहीद की कब्र तलाश करूं और वहां दुआए फातिहा पढ़ूं और फिर किबला रूह होकर खुदा के हजूर सजदा रेज़ हो जाऊं और रोता रहूं, बस रोता रहूं. सलोमी उठकर कमरे में रखी हुई स्टैंड वाली स्क्रीन के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी और कहने लगी, हम स्पानवी रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करेंगे. इसके बाद मैं तुम्हें एक इटालियन क्लब में ले चलूंगी. माय गॉड, इस क्लब के डांस देखकर तुम नेगरो डांसर लड़कियों को भूल जाओगे. सलोमी की आवाज मेरे कान जरूर सुन रहे थे, लेकिन मैं इसके अल्फाज यूं समझ लें कि बिल्कुल नहीं सुन रहा था. मैं कुछ और ही सोच रहा था. मैं इसी होटल से सलोमी से अलग हो जाना चाहता था और मैंने इसका फैसला भी कर लिया था. मेरा सामान तो कुछ नहीं था. छोटे से अटैची केस में मेरे 1-2 जोड़े कपड़ों के थे या शेविंग वगैरह का सामान था. मैंने कार ड्राई की मटियाले रंग की पतलून और कार ड्राई की जैकेट पहनी हुई थी. यह ऐसा लिबास था जो बगैर धुले यूरोप जैसे मुल्क में जहां गिर्द बिल्कुल नहीं उड़ती महीनों चढ़ सकता था. मौसम भी सर्द नहीं था. फ्रांस के जनूब का इलाका तो मई जून में काफी गर्म हो जाता है. फ्रांसीसी करेंसी यानी फ्रांक जो 10-10 और 50-50 के नोटों की शक्ल में थे मेरी कमीज की जेब में थे. इस इलाके से मैं काफी वाकिफ हो चुका था. सलोमी स्क्रीन के पीछे कपड़े बदल रही थी और बातें भी किए जा रही थी. मैंने अटैची उठाई और दबे कदमों कमरे से निकल गया. होटल के बाहर आकर मैंने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया. नक्शे पर मैंने इस सूबे का साहिली इलाका जहन नशीन कर लिया था. मैं अपने तौर पर इस गांव को तलाश करना चाहता था जहां सुर्ख पत्थरों वाली अरब मुसलमान शहीद की कब्र थी. इसकी सबसे अहम निशानी यह थी कि गांव के करीब समंदर के किनारे एक कदीम रोमन किला था और जहां शहीद की कब्र थी वहां सिरों के दरख्तों के झुंड थे. मेरी आफियत अब इसी में थी कि शहीद की कब्र तलाश करूं, कराची वाले मजदूब बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक वहां फातिहा पढ़ूं और अगर मेरी खुशनसीबी से शहीद की रूह की जियारत हो जाए तो इसकी हिदायत के मुताबिक अमल करूं. शायद इस तरह से मुझे इस अजाब से निजात हासिल करने का कोई रास्ता ही मिल जाए जो एक आसेब बनकर मुझसे चिमटा हुआ था. उम्मीद की यही एक धुंधली सी रोशनी अब बाकी रह गई थी. यह था इस कहानी दहशत ज़दा का 19वां पार्ट. अगले आने वाले पार्ट्स का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का नोटिफिकेशन जरूर दबाइए. इस कहानी दहशत ज़दा के अगले यानी 20वें पार्ट के साथ मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.